शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। अम्मा ने जब अपना इरादा जाहिर किया तो मैं भड़क उठी। क्या हो गया है माँ? क्यों बेटी, इसमें कौन सी बात हो गई? क्या मैं गैर शरई, गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकत कर रही हूं? वो तो ठीक है अम्मा के इनमें से कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मुआशरा क्या सोचेगा? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? खानदान वाले क्या कहेंगे? अम्मा, किसी को भी कुछ कहने का हक नहीं है क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। तुम्हारे बाप के मरने के बाद ये लोग हमारा ख्याल नहीं रखते और ना ही उन्होंने मेरी और तुम्हारी परवरिश की है। उनको बोलना भी नहीं चाहिए बेटी। बात यह थी कि मां ने अपनी शादी का इरादा जाहिर किया था। मेरे अबू की मौत को 3 साल हो चुके थे। ये शब और रोज हमने किस तरह गुजारे थे ये हम ही जानते हैं। शुक्र है कि छोटा ही सही लेकिन मकान अपना था, वरना हम दर दर की ठोकरें खाते रहते और कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरी उम्र उस वक्त 17 बरस की थी, जबकि अम्मा ज्यादा से ज्यादा 35 की होंगी। इनकी शादी बहुत कम उम्री में हो गई थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मां बहुत खूबसूरत और शादाब किस्म की औरत थी। हम दोनों जब साथ निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझा करते। अल्लाह ने मेरी मां को बेहद खूबसूरत बनाया था। मैंने ऐसी सदाबहार किस्म की औरतें कम ही देखी होंगी। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए उन्हें एक फर्म में जॉब भी मिल गई थी, जबकि मैंने अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। उन्हीं के फर्म में एक शख्स था, असद। उसने मां को शादी की ऑफर कर दी थी और मां भी इस शादी के लिए सीरियस हो गई थी। वैसे तो ये कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वही मुआशरा। मैंने एक बार फिर मां को समझाया, देखो अम्मा, बात यह है कि जब तुम शादी करोगी तो सब यही कहेंगे कि जवान लड़की घर में बैठी हुई है और मां को शादी की सूझ गई है। बेटा, मैं ये शादी अपने शौक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूं। पहली बात तो ये कि घर में मर्द का होना बहुत जरूरी होता है। 1000 तरह की बलाएं कट जाती हैं। लोग इस घर की तरफ मैली निगाह से नहीं देखते। मेरा मतलब है कि मर्द घर का मुहाफिज होता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी शादी के अखराजात कहां से पूरे होंगे? इसके लिए असद ने कहा है कि यह जिम्मेदारी खुद इसकी होगी। फर्म में उसकी अच्छी सैलरी है। इसके अलावा उसने कुछ पैसे भी जमा कर रखे हैं। सब मिलाकर तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत कर सकेंगे। और जहां तक खानदान वालों का ताल्लुक है तो उनकी बात ही फजूल है बेटा। मैं समझ गई कि मां ने मुस्तहकम इरादा कर लिया है और मेरे समझाने पर भी कुछ नहीं होगा। अब मैं इन पर ज्यादा जोर भी नहीं डाल सकती थी। इसके अलावा वो समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। उन्होंने कुछ सोच कर ही फैसला किया होगा ना। लेकिन मैंने इतना जरूर कहा, मां ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कम अज कम इतना तो करो कि इस मकान को किराए पर दे दो। हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है। मां ने मेरी तायीद की। कुछ और तो नहीं कहना है तुम्हें? सिर्फ एक बात और अम्मा, मैं इस शख्स से जरूर मिलना चाहूंगी जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है। सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी। मां ने कहा, तुम इसका इसी तरह एहतराम करोगी जिस तरह अपने अबू का करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। इसे मालूम है कि तुम मेरी जवान बेटी हो। इसके बावजूद वो मुझसे शादी करके हमें सहारा देने को तैयार है। फिर एक दिन असद हमारे घर आ गया। मां ने इसे चाय पर मदऊ किया था। उसे देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी। वो एक जवान आदमी था और खासा माकूल सूरत। यानी वो ऐसा आदमी था जिसके लिए कोई भी कनवारी लड़की का रिश्ता आ सकता था। लेकिन वो मां से शादी करना चाह रहा था, जो एक बेवा थी और जिसकी बेटी 17-18 बरस की हो चुकी थी। ये बात बहुत हैरत की थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मां से कम अज कम 10-12 साल छोटा होगा। अम्मा उसके आगे पीछे बिछी जा रही थी। वैसे भी वो एक माकूल और मुहज्जब इंसान दिखाई दे रहा था। उसने बड़े सलीके और तहजीब के दायरे में रहते हुए मुझसे बातें की थी। मेरी तालीम वगैरह के बारे में मुझसे पूछ रहा था। मेरा दिल चाहा कि इससे पूछूं कि आखिर वो मेरी मां से क्यों शादी कर रहा है। सच तो यह है कि यह सब मुझे बहुत बुरा लगा था।
اس کے جانے کے بعد اماں نے جب اس کے بارے میں میری رائے دریافت کی تو میں نے کہا نہیں اماں یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے پر وہ کیوں بیٹا؟ کیونکہ اس شادی کے بعد افواہوں اور شک کے ہزار پہلو نکل آئیں گے اماں۔ ہاں اگر کوئی عمر رسیدہ آدمی ہوتا تو پھر کوئی مذاقہ نہیں تھا، لوگ ہزار طرح کی باتیں بنائیں گے، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گی اماں۔ کیوں بیٹا اس میں تمہاری کیا بدنامی ہوگی؟ اماں تم اتنی بھولی ہو کہ ایسی باتیں سمجھ نہ سکو۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اس آدمی نے بیٹی پر ڈورے ڈالنے کے لیے ماں سے شادی کر لی ہے۔ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی، شاید انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر وہی بات کی، یعنی وہ اس شادی کے لیے بے تاب تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ہر حال میں شادی کر لیں۔ اور جب ان کی ضد بہت بڑھ گئی تو پھر میں نے بھی اس شرط پر اجازت دے دی کہ ہم یہ مکان بدل لیں گے۔ ہم نے وہ مکان بدل لیا، اپنا مکان کرائے پر دے دیا تھا کیونکہ ہمیں اسد کے مکان میں شفٹ ہو جانا تھا، جو اکیلا آدمی تھا۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، ہزار طرح کے اندیشے لاحق ہو گئے تھے، لیکن ماں نے جیسے مجھے مجبور ہی کر دیا تھا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی، ظاہر ہے ہماری طرف سے سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اسد کی طرف سے اس کے کچھ دوست جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس رات ابو کو یاد کر کے بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ یہ آدمی اسد کسی طرح بھی ابو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس شخص کے پیار میں یقیناً کوئی کھوٹ تھا، ورنہ کون لڑکا اپنے سے اتنی بڑی عورت سے شادی کرتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ دوسری صبح میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، عجیب طرح کی شرمندگی ہو رہی تھی۔ خود اماں ہی ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نہیں اماں میں ناشتہ نہیں کروں گی، ذرا بھی خواہش نہیں ہے، بے وقوف نہ بنوں۔ کب تک بھوکی رہو گی بیٹا، اور اسد بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا اماں پھر اب میرا ناشتہ یہی لے آئے۔ بری بات ہے بیٹے، اسد کیا کہیں گے؟ آ جاؤ شاباش۔ اور میں ماں کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ گئی۔ اسد میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے بڑی بھرپور نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر بہت نرم لہجے میں پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا نیلوفر؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس وقت تو میں بھڑک اٹھی، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ناراض ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار تو تعلق پر ہوتا ہے، جب میرا اب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ماں نے مجھے ٹوک دیا، نیلوفر یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں اب کچھ نہ کہیں، اسد نے ماں سے کہا۔ نیلوفر کی کشمکش کو میں سمجھ رہا ہوں، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ ایک فطری رد عمل ہے، اس لیے اسے منع نہ کریں۔ لیکن نیلوفر کچھ دنوں کے بعد خود احساس ہو جائے گا کہ میں کس نیچر کا انسان ہوں۔ میں اب وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں پھر بھر آئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں ایسے لمحے بھی آئیں گے۔ گھر کی فضا کشیدہ سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہلانے اور مصروف رکھنے کے لیے ایک اسکول میں ملازمت کر چکی تھی۔ اسکول سے واپس آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اسد کے سامنے نہ آیا کروں، حالانکہ ابھی تک ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی نیت کا اندازہ ہو سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ جب میرے سامنے آتا مجھے اپنے جسم پر اس کی نگاہیں منڈلاتی ہوئی محسوس ہوا کرتی۔ ماں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ دفتر جانا، ایک ساتھ دفتر سے واپس آنا، پھر شام کے وقت کہیں تفریح کے لیے چلے جانا۔ ماں کو تو جیسے نئی جوانی مل گئی تھی۔ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے کہ ایک دن ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سب کچھ ماں نے جان بوجھ کر کیا، وہ اتفاقاً گھر سے باہر تھیں، ورنہ اب تک ماں نے مجھے اسد کے ساتھ گھر میں اکیلا نہیں رہنے دیا تھا۔ لیکن اس شام وہ گھر میں نہیں تھی اور میں اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ کھولا تو اسد کھڑا تھا، شاید وہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی۔
मैं अपने कमरे में थी। क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगी? आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद मैं तुम्हें कभी जहमत नहीं देता। ओके। मैं सामने से साइड पर होगी थी। दिल चाहा कि मैं दोबारा दरवाजा बंद करके बैठ जाऊं। ज्यादा से ज्यादा किया हो सकता था। फिर सोचा कि ये मेरी बुज़दिली होगी। आखिर एक घर में रहना है तो इस तरह कब तक खुद को लिए दिए रखूंगी। इसलिए मैंने इसके लिए चाय बनाई और लाउंज में लेकर पहुंच गई। उसने मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रख के जाने लगी तो इसने आवाज देकर मुझे रोक लिया। नीलोफर, जरा मेरी बात तो सुनो। जी फरमाएं। मैं इससे कुछ परे खड़ी हो गई थी। तुम मुझसे नाराज नाराज क्यों रहती हो? नहीं तो ये मेरी आदत है, मैं जरा तन्हाई पसंद हूं। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं इसके सामने बैठ गई। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, देखो नीलोफर, ये दुरुस्त है कि जो कुछ हुआ है वो जरा मुख्तलिफ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे शक की निगाहों से देखा करो। मैं चाहे जैसा हूं, बदनीयत और बदफितरत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे दरमियान नाम का सही एक रिश्ता तो है। ये रिश्ता एक दूसरे पर एतमाद का होता है। जैसे एक घर में एक साथ रहना है, तो फिर ऐसी नाराजगी किस लिए? देखें असद साहिब, मैं ये 10 दफा कह चुकी हूं कि नाराजगी वहां होती है जहां किसी से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता हो। और जब मेरा अब से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो फिर कैसी नाराजगी? आपका रिश्ता मेरी मां से है तो मुझसे तो नहीं है ना। लेकिन मां के हवाले से तो कोई रिश्ता हो सकता है ना। नहीं, मैंने सख्ती के साथ इनकार में अपनी गर्दन हिला दी। तुम्हारी मर्जी। तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है तो ना करो, लेकिन कम अज कम घर के मामलात में तो दिलचस्पी लो, क्योंकि ये घर तो हम सब का है ना। इस दिन के बाद मैंने अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी कर ली। मैं कभी कभी उसके सामने भी आ जाया करती, लेकिन इससे बात करने के सिलसिले में बहुत मोहतात रहती। फिर एक दिन मां ने मुझसे कहा, नीलोफर, असद ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तलाश किया है, तो अब वो इस अंदाज से अटैक करना चाहता है। क्या हुआ है तुमको? इसके बारे में क्यों इतनी बदगुमान हो? वो बहुत भले आदमी है। मां, छोड़ी ये सब। अगर मुझे रिश्ता तलाश करना हुआ तो मैं खुद कर लूंगी। आपके असद साहिब को ऐसी जहमत करने की जरूरत नहीं है। मां ने फिर इस मौजू पर कोई बात नहीं की। मैं असद जैसे लोगों की नीयत से वाकिफ थी, इसलिए मुझे हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना था। असद ने यकीनन अपने किसी दोस्त से मेरे बारे में बात की होगी। शादी न होती तो मैं इसके चुंगल में फंस जाती। ये लाजमी तौर पर कोई प्लानिंग होगी कि शादी के बाद मुझे मजबूर कर दिया जाए। मैं इस किस्म की कई कहानियां पढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने असद और उसके लाए हुए रिश्ते से अपना दामन बचा लिया था। लेकिन सवाल यह था कि मैं आखिर इस किस्म के हालात में कब तक रह सकती थी। शादी तो करनी थी, और वो भी बहुत जल्द। मैं जितनी जल्द इस मकान से रुखसत हो जाती मेरे लिए बेहतर था। देर होने की सूरत में खराबियां पैदा हो सकती थी, लेकिन शादी हो तो किससे हो? ये एक अजीब सूरत हाल थी कि अब तक मेरी किसी से दोस्ती नहीं हो सकी थी। ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं मोहब्बत के दावे कर सकती। किसी ने मुझसे मोहब्बत की कोई बात भी नहीं की थी। ऐसा जिंदगी में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बस एक सीधी सादी सी जिंदगी गुजारती चली आ रही थी। कोई था मेरा? कोई भी तो नहीं। लेकिन फिर एक दिन कोई मुझे मिल ही गया। वो स्कूल में अपने छोटे भाई के दाखिले के लिए आया था। दोनों भाई बहुत खूबसूरत थे। छोटे भाई का नाम नवीद था, जबकि इसको लाने वाला बड़ा भाई उबैद, एक खूबसूरत मुहज्जिब और पढ़ा लिखा नौजवान, जिसका लहजा और जिसके अंदाज ये बता रहे थे कि वो एक मुहज्जिब इंसान है। उसने मुझे देखा तो सही, लेकिन इन निगाहों की कैफियत सिताइशी थी। इनमें किसी किस्म की हवसा आमियानापन नहीं था। इसके भाई का एडमिशन हो गया था। वो किसी और स्कूल से ट्रांसफर होकर आया था, और वो जिस स्कूल से यहां आया था वो भी शहर का एक बहुत बड़ा और अच्छा स्कूल था। ये मेरी उबैद से पहली मुलाकात थी। मैं घर आकर भी उसके बारे में सोचती रही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए। उबैद भी बिलाशुबा ऐसा ही था। इसके बाद बहुत दिनों तक इससे मुलाकात नहीं हुई।
लेकिन एक दिन एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे हैरान ही कर दिया। उस वक्त मैं कापियां स्टाफ रूम में चेक कर रही थी। नवीद इस वक्त बड़े अदब के साथ मेरे सामने ही खड़ा था। फिर इसने अचानक मुझसे पूछा, मिस अब जानती हैं कि मैं इस स्कूल को छोड़कर आपके स्कूल में क्यों आया हूं? नहीं तो मुझे क्या मालूम। आपके लिए मिस? मेरे लिए क्यों? उबैद भाई मुझे जबरदस्ती आपके स्कूल में लेकर आए हैं। वो कह रहे थे कि आप उन्हें अच्छी लगती है। उन्होंने शायद आपको कहीं देखा था, इसलिए उन्होंने आपके स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। वो जो कुछ बता रहा था वो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था। ये एक अजीब बात थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क उठा था कि कोई हद ही नहीं। नवीद गलत बयानी नहीं कर सकता था। वो तो बहुत अच्छा बच्चा था। तो शायद उबैद ने मुझसे राव रस्म पैदा करने के लिए यह तरीका सोचा था। लेकिन कितना हैरत अंगेज और अनोखा तरीका था। अच्छा अच्छा, अपने काम पर ध्यान दो और हर एक को ये बात बताते मत रहना। यस मिस। मिस में किसी से क्यों कहने लगा। मैंने इसकी कापियां चेक करके इसके हवाले कर दी और सोचती रह गई कि आज वो ये किया कह गया है। कैसी बात कर दी इसने। उबैद ने मुझे कहां देख लिया था। जो भी है, इसने मुझसे जान पहचान के लिए बहुत मुहज्जिब रास्ता इख्तियार किया था। फिर एक दिन खुद उबैद अपने भाई की प्रोग्रेस मालूम करने के लिए बहाने से स्कूल आ गया। मैं इसकी आमद का मकसद समझ चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, उबैद साहिब आप ये बताएं अपने अपने भाई को इस स्कूल में क्यों दाखिल किया है? स्कूल की रेप्यूटेशन अच्छी है इसीलिए। उबैद साहिब प्लीज, मैं सच सुनना चाहती हूं। अब जो कुछ कह रहे हैं वो आधा सच तो हो सकता है, लेकिन पूरा सच नहीं। ठीक है, तो फिर पूरा सच ये है कि तुम्हारे लिए। पर आखिर क्यों? अब इसका मैं इसके अलावा क्या जवाब दे सकता हूं कि तुम मुझे अच्छी लगी थी। मुआफ करना, मैं जरा बेतकल्लुफी से तुम्हें मुखातिब कर रहा हूं, लेकिन किसी की पसंद नापसंद पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ना, और ये कोई जुर्म या गुनाह भी नहीं है। बाज मामलात ऐसे भी होते हैं कि इंसान उनके सामने बेबस होके रह जाता है। ये पसंद का मामला भी ऐसा ही होता है। बहुत खूब। आपने मुझे कहां देखकर पसंद कर लिया? रास्ते में। मैंने एक बार रास्ते में, फिर एक बार मार्केट में देखा था। और मैंने जब तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि तुम इस स्कूल में पढ़ाती हो, और अपने मुझसे कुर्बत के लिए अपने भाई का यहां ट्रांसफर करवा दिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि मैं इन लोगों में से नहीं हूं जो किसी लड़की को रास्ते में रोककर उससे जबरदस्ती बातें करने की कोशिश करने लगते हैं। इसकी ऐसी बातें मुझे अच्छी लग रही थी। इससे ये अंदाजा भी हो गया था कि वो अपनी फितरत में एक अच्छा इंसान है। कहाँ तो जिंदगी भर मोहब्बत नाम की कोई चीज मेरे पास नहीं आई, और कहाँ ये हाल के मांगे बगैर मोहब्बत मिल गई थी। मोहब्बत करने वाला खुद चलकर मेरे पास आया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर सच्ची मोहब्बत दरवाजे पर आ जाए तो उसके लिए रास्ता खोल देना चाहिए। फिर मैंने उबैद के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। हम में मुलाकातें होने लगीं। अब मुझे पूरी दुनिया खूबसूरत दिखाई देने लगी। घर का माहौल भी खुशगवार सा महसूस होने लगा। असद और मां ने मेरे इनकार के बाद फिर मुझसे रिश्ते की बात नहीं की, और ये अच्छा ही था, वरना खामखा घर की फिजा में बदमज़गी पैदा होती। मैं और उबैद पूरी तरह एक दूसरे के हो गए। मैं जैसे जैसे इसके करीब होती जा रही थी वैसे वैसे इसकी खूबियां मुझ पर खुलती चली जा रही थी। उसने आला तालीम हासिल कर रखी थी। एक बहुत बड़ी फर्म में आला ओहदे पर था। इसके वालिदैन हयात थे, वो भी पढ़े लिखे थे। इससे छोटे दो भाई थे, एक तो नवीद और दूसरा जावेद जो कॉलेज में था। इसके मिजाज का ये आलम था कि उसने अभी तक मुझसे दरियाफ्त नहीं किया था कि मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है। एक शाम मैंने खुद ही ये जिक्र छेड़ दिया, उबैद तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में क्या जानते हो? नीलोफर में तो सिर्फ तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे बैकग्राउंड से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर भी जानना तो चाहिए कि मैं कौन हूं, उन हालात में जिंदगी गुजार रही हूं। तुम ही बता दो। मैंने इसे पूरी तफसील बता दी। सब कुछ सुन लेने के बाद इसके रवैये में कोई फर्क नहीं आया। मान लिया कि ये सब कुछ है तो इससे क्या फर्क पड़ गया? क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मेरी मां ने दूसरी शादी कर ली है और मेरा बाप एक जवान आदमी है?
मेरी माँ से बहुत कम उम्र का है, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई? इस किस्म के लाखों वाकयात हैं। बुराई यह होती है कि अल्लाह ना करे तुम्हारी माँ किसी गलत राह पर चलने लगती। उबैद, ये तो सोचो कि इस आदमी ने मेरी माँ से शादी क्यों कर ली। तुम भी अजीब हो। तुम ये बताओ, क्या इस शख्स ने तुम्हारे साथ कभी कोई गलत हरकत की है? नहीं, अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो फिर भूल जाओ इसको, अपनी फिक्र करो। लेकिन इस कहानी में एक बात जरा खतरे वाली है। असद किसी शख्स से मेरी शादी करवाना चाहता है, और जाहिर है कि इसने ये रिश्ता किसी प्लानिंग के तहत ही सोचा होगा। हाँ, ये बात खतरनाक हो सकती है, और अगर इस शख्स ने ज्यादा दबाव डाला तो मुमकिन है कि तुम्हारी मां मजबूर ही हो जाए। इसी बात का तो डर है। तो फिर उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें हासिल करने में जल्दी करूं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे बैकग्राउंड को जानने के बाद तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे? उबैद ने जो कहा था वो कर कर दिखाया। उसने अपने घर वालों को न सिर्फ राजी कर लिया था, बल्कि वो पैगाम लेकर भी मेरे घर आ गए। उस वक्त खुदा जानता है कि असद ने किस दिल के साथ उनका इस्तकबाल किया होगा। बहरहाल मां बहुत खुश थी, और उन्हें खुश भी होना चाहिए था। उबैद के घर वाले भी मुहज्जिब थे, ऐसे लोग जिन्हें किसी किस्म का लालच नहीं था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए। इस रिश्ते के लिए मेरा शागिर्द नवीद भी आया था। दरअसल वही बच्चा मेरे और उबैद के दरमियान पिल बना था। वो शायद सबसे ज्यादा खुश था। बहरहाल ये रिश्ता तय पा गया, तारीख भी मुकर्रर हो गई, और हम दोनों एक हो गए। असद के मंसूबे धुरे रह गए थे। मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी, उबैद सबसे ज्यादा अच्छे थे। मैंने सोचा भी नहीं होगा कि किसी को इतनी खुशियां भी मिल सकती हैं। एक प्यार करती हुई जिंदगी मेरे साथ साथ चलने लगी थी। हर चीज बहुत खूबसूरत थी। वलीमे के बाद दस्तूर के मुताबिक मुझे अपने घर जाना था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था। इसीलिए मैंने उबैद से कहा, नहीं उबैद, वहां जाने को दिल नहीं चाहता। पर वो क्यों? इसलिए कि वहां मेरा है कौन? मां है तो वो खुद ही आ जाती है। असद है तो इससे मेरा क्या ताल्लुक? वो तो ठीक है, लेकिन दस्तूर के मुताबिक तुम्हें जाना चाहिए। बल्कि ऐसा करो, हम चलते हैं और कुछ देर बैठकर वापस आ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है। हम दस्तूर के मुताबिक मिठाई वगैरह लेकर पहुंच गए। मेरी माँ और असद ने खाने पीने का बहुत जबरदस्त एहतमाम कर रखा था, लेकिन मैं बस थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाना चाहती थी। और जब मैं इन लोगों से इजाजत लेकर उठने लगी तो असद ने मुझसे कहा, नीलोफर, तुमसे एक बात पूछनी है। जी फरमाइए। तुम ये बताओ, तुमने उबैद को कैसे पाया? ये कोई पूछने की बात ही नहीं है। मैं खुश हूं। क्या वाकई? जी हाँ, मैं इतनी खुश हूं कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यह बताऊं कि मैं तुम्हें यही खुशी तो देने जा रहा था। असद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, ये मेरा वही दोस्त है जिसका रिश्ता मैंने तुमसे लगाया था। ये कैसे हो सकता है? बेटा, यही बात हुई है, मेरी मां ने कहा। जब तुमने असद के रिश्ते से इनकार किया तो हम सब ने एक प्लानिंग के जरिए नवीद को तुम्हारे स्कूल में दाखिल कराया। फिर उबैद आहिस्ता आहिस्ता तुमसे करीब हो गए, और अब अल्लाह के फजल से तुम दोनों एक दूसरे के हो गए हो। मैं होनक बनकर उन लोगों की तरफ देखती रह गई। फिर असद ने मुझसे कहा, नीलोफर, तुमने ये कैसे समझ लिया था कि मैंने किसी साजिश के तहत तुम्हारी मां से शादी की है? मेरा तुमसे बज़ाहिर कोई रिश्ता ना सही, लेकिन तुम्हारी मां के हवाले से एक मजबूत रिश्ता तो है, और वो रिश्ता है बाप का। चाहे तुम मेरे खुलूस पर यकीन करो या ना करो। हाँ बेटी, अब क्या कहती हो तुम? मेरी मां ने मुझसे पूछा। अब मैं उसके अलावा और क्या कह सकती हूं कि बाप से मेरा रिश्ता गहरा, बहुत गहरा हो गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। असद ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया था। अब हम सब बहुत खुश हैं। मैं एक बेटे की मां भी बन चुकी हूं, और असद मेरे लिए एक बाप की तरह है। और मैं सोचती हूं कि मेरे अल्लाह किया इस दौर में भी ऐसे लोग हुआ करते हैं। हमेशा याद रखें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।